सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग? तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लेक्चर 4 खत्म कर दिया था, यानी कि पार्ट 4 खत्म कर दिया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि हम लोगों ने डाइजेशन में क्या देखा, डाइजेशन में हम लोगों ने फाइनली देख लिया कि फूड को हम लोगों ने कैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया, यानी कि डाइजेस्ट कर दिया। देन हम लोगों ने रेस्पिरेशन में क्या देखा, रेस्पिरेशन में देखा उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल से हम लोगों ने कैसे उसे बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कैसे एनर्जी ऑब्टेन किया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वो जो ऑब्टेन एनर्जी है या फिर जो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचता है, कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें हम लोग स्टार्ट से ही प्लांट और ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब लेक्चर 5 यानी कि पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे फाइनली एक्सक्रीशन को। अब हम लोगों ने फूड बना लिया, फूड डाइजेस्ट कर लिया, फूड डाइजेस्ट करने के बाद उससे एनर्जी भी निकाल लिया, फिर ट्रांसपोर्ट भी कर दिया बॉडी के सारे पार्ट्स में। अब एक्सक्रीशन भी तो देखना होगा, जैसा कि हम लोग पूरा अच्छे से अभी तक देखते आ रहे हैं कि पूरा चीज़ जो हम लोग खा जाते हैं उसके बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी रह जाते हैं। जो भी हम लोग ईट करते हैं उसमें पूरा भी हम लोग के कंजम्पशन में यानी कि हम लोग के यूज में नहीं आ जाता है। तो जो लोग नए हैं, मैं उस पर थोड़ा सा चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं इस अपने चैनल पर एनसीईआरटी के लाइन्स को सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का कॉपी लाइन होता है, बस थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज में हेर फेर कर देता हूँ। जो भी लोग अदर बुक पे फोकस कर रहे हैं, फोकस छोड़ दें, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। जो भी आएगा एनसीईआरटी के लाइन से आएगा, इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। हाँ, जहाँ पे मुझे नीड पड़ती है कि एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना होगा तभी बच्चों को समझ में आएगा, तो मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा लेता हूँ। तो जो भी लोग को ये नोट्स के फॉर्म में जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा आईडी है स्टडी विथ बीसू। तो चलिए इसी के साथ अपना एक्सक्रीशन शुरू करते हैं। तो चलिए, तो पहला इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख लिया था कि जो प्लांट होते हैं उसमें भी रेस्पिरेशन के टाइम पे गैसियस जो वेस्ट होते हैं, जैसे उनमें रेस्पिरेशन होता है तो CO2 निकलता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस भी प्लांट में होता है तो उसमें CO2 रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और उसी में प्लांट में रेस्पिरेशन होता है तो CO2 रिलीज होता है। वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग CO2 को रिलीज करते हैं, उसके साथ कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी रिमूव करते ही हैं। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो रिमूव करते हैं, लेकिन मेनली ये भी सारे चीज़ भी हम लोग रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो मेनी वेस्टेज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दिस नीड्स टू बी रिमूव इन टाइम बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन इन बॉडी कैन बी हार्मफुल। तो बहुत सारे हम लोग के बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल मतलब कि प्रोड्यूस हो जाते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, मतलब कि डाइजेशन ऑफ फूड, ब्लड प्यूरिफिकेशन, इस सब टाइम पे बहुत सारे हार्मफुल चीज़ भी हम लोग के बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इससे इसका ज़रूरत है कि इसको टाइम से निकाल दिया जाए, क्योंकि अब हार्मफुल चीज़ है वो बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा तो हम लोग को हार्म ही करेगा, कोई तरह से वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो जो प्रोसेस में हम लोग इस वैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें इस जो रिमूवल है, मतलब कि हार्मफुल चीज़ का बॉडी से रिमूवल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। मतलब कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। मतलब कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जब बॉडी के अंदर से जो हार्मफुल वेस्टेज है उनको बाहर निकालना, उसी को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है बहुत तरीका आजमाते हैं, मतलब कि जैसे प्लांट में देखो तो अलग तरीका से एक्सक्रीशन होता है, हम ह्यूमन बींग्स में देखो तो अलग तरह से एक्सक्रीशन होता है। यानी कि एडॉप्टेशन के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना अपना एडॉप्टिव मेथड, यानी कि अपना अपना वो, जैसे कि देखो प्लांट में अलग तरीका से एक्सक्रीशन होगा, ह्यूमन बींग्स में अलग होगा, मतलब अपने हिसाब से, अपने एडॉप्टेशन के हिसाब से सब कोई अपना अपना डेवलप कर लेता है कि कैसे अपना एक्सक्रीशन करना है। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो आप खुद सोचो उनके पास एक ही सेल है, अब एक ही सेल सब में करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप अमीबा को ले लो तो इसमें डिफ्यूजन के थ्रू ये लोग एक्सक्रीशन करते हैं। तो जैसा कि हम लोग न्यूट्रिशन वाले भी लेक्चर में दिखे थे कि फूड वाला जब मॉलिक्यूल इस अमीबा को देखता है तो अमीबा अपने सेल के थ्रू उसको घेरने लगता है, और फाइनली घेरने के बाद फूड वैक्यूल बना लेता है, और फूड वैक्यूल बनाने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लेता है। जब फिर ये डाइजेस्ट हो जाता है तो वही फूड वैक्यूल ओपन हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर रिलीज होता है। इसी अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलने को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एज वी हैव सीन इन
other processes complex multicellular organism use specialized organ to perform this same function। जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें तो एक ही सेल काम करती है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स में हो या फिर एनिमल्स में हो, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो चलिए उन्हीं को हम लोग बारी बारी से, तो पहले हम लोग ह्यूमन बींग्स को देख लेंगे, देन हम लोग प्लांट को देख लेंगे, और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी होते हैं, यानी कि एक पेयर में किडनी होता है, 2 पेयर में यूरेथर होता है, और एक होता है यूरिनरी ब्लैडर, और एक यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू फाइनली बाहर निकल जाता है। तो यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी एंड पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू और यूरेथ्रा। मतलब कि किडनी के अंदर जो है जो यूरिन होता है हम लोग का, वो हिंदी में उसको हम लोग छोड़ो हिंदी, इतना ही समझो कि जो यूरिन होता है वो किडनी में ही बन जाता है, और फिर जो वो 2 पाइप होते हैं, 2 किडनी है, ठीक है, दोनों किडनी के साथ 2 पाइप होते हैं, उस पाइप को क्या कहा जाता है? यूरेटर। अब किडनी में बन गया यूरिन, ठीक, उस यूरिन को यूरेटर के थ्रू नीचे भेजा जाता है, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये समझो आप बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो यूरिन आता है किडनी से यूरेटर के थ्रू, यूरेटर समझो एक पाइप है, उसके थ्रू आया यूरिन और इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। फिर जब जरूरत पड़ता है तो इसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक जरूरत नहीं पड़ता है वो यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो किडनी इज ए बीन शेप्ड ऑर्गन विच lies near the vertebral column in the abdominal cavity. The kidney is composed of many filtrating units called nephrons. Nephron is called the functional unit of kidney. जो किडनी है ये बीन शेप आप वो बीन होता है, वो किस टाइप से आपको एग्जांपल दें, जैसे बादाम भी आप देख तो बीन मतलब थोड़ा सा अलग, ये देखो शेप, ये बीन शेप का होता है, और ये कहाँ होता है? एब्डोमिनल जो कैविटी होता है, यानी कि आपका जो बैकबोन होता है उसी के साइड ये होता है, ठीक है। और जो किडनी है, ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होता है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग फिल्टरेटिंग यूनिट भी कहते हैं। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किडनी का फिल्टरेटिंग यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन्स है। यानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्टरेटिंग यूनिट होते हैं, और ये जो नेफ्रॉन ही होते हैं यही फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी का। यानी किडनी का जो फंक्शन करता है वो ये नेफ्रॉन्स ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि यही फिल्टरेटिंग यूनिट होता है किडनी के अंदर। तो आई होप आपको ये सारे फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया अब, ठीक है। और सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम से आप ये जान लो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम का आप प्रैक्टिस कर लो। देखो, हम मानते हैं मेरा भी ड्राइंग बहुत खराब है, सब कोई का ड्राइंग अच्छा नहीं होता है, तो अंडा लेने से अच्छा डंडा ले लो, कुछ भी बना देना। 2-3 नंबर का आता है ड्राइंग बनाने के लिए, जो डायग्राम होते हैं 1-2 नंबर 3 नंबर का होता है, तो कुछ नहीं बनाने से बेटर आप कुछ भी इस तरह का बना देना, ठीक है। तो अंडा कम से कम नहीं ना मिलेगा, डंडा मिल जाएगा, यानी कि 1 नंबर, बेसिकली अंडा 0 और 1 नंबर हो गया, ठीक है। तो आपको 1 नंबर भी कम से कम मिल जाता। चलिए आगे चलते हैं, बहुत हुआ। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड, जस्ट CO2 इज रिमूव फ्रॉम ब्लड इन लंग्स। देखो, जो यूरिन है, यूरिन का पर्पस क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल ब्लड से बाहर निकाला जाए। यानी कि यूरिन क्यों बनता है? जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, रेस्पिरेशन में जो CO2 जो रिलीज होता है वो तो लंग्स के थ्रू ही एक्सक्रीट हो जाता है। तो लंग्स के थ्रू ही CO2 यानी कि गैसियस जो एक्सचेंज है, यानी कि गैस जो वेस्ट हम लोग के बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो तो लंग्स के थ्रू ही रिलीज हो गया, ठीक। तो गैस यहाँ से रिलीज हुआ, ठीक। और दूसरा क्या चीज़ होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, याद है जो न्यूट्रिशन वाले लेक्चर देखे होंगे उनको याद होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आ जाता है और फाइनली एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी सॉलिड वेस्ट जो है वो तो निकल गया एनस के थ्रू, और जो गैसियस वेस्ट है वो निकल गया लंग्स के थ्रू। अब जो ब्लड के अंदर वेस्ट है, आप लोग जैसा जानते हैं फूड बनने के दौरान बहुत सारा नाइट्रोजेनियस वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, तो वो ब्लड ही कंटेन किया है, तो उस ब्लड को अब प्यूरिफाई करना है, तो उसी ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी करता है। क्योंकि 2 जो सॉलिड थे और जो गैस थे वो सॉलिड वाले तो एनस के थ्रू निकल जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, और जो बचे हुए होते हैं जो गैसियस होते हैं वो लंग्स के थ्रू, और जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजेनियस वेस्ट वाले जो वेस्ट होते हैं वो किडनी के थ्रू निकलते हैं। तो जैसा देखिए
देखिए, एज वेस्ट यूरिक एंड यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन किडनी एंड ऑल्सो अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव आउट फ्रॉम वेनस। जैसा कि हम लोग ने बताया वही होता है। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे यूट्यूबर नेफ्रॉन के बारे में, बहुत सारे टीचर लोग नेफ्रॉन के बारे में बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, जो कि आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंस से एकदम बाहर है। कृपया उस चीज़ को ना पढ़ें, जो एनसीईआरटी में है वो पढ़ें। मैंने इसीलिए नेफ्रॉन का जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सेम एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत है। ये डायग्राम बना देना और नेफ्रॉन के बारे में इतना लिख देना, इतना के अलावा कुछ नहीं आने वाला। तो चलो देख लेते हैं। नेफ्रॉन इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरी। जो नेफ्रॉन होता है वो एक गुच्छा टाइप होता है, ठीक है। एक गुच्छा होता है बहुत बहुत छोटा छोटा ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज क्या होता है बताओ? पिछले लेक्चर जो लोगों ने देखा होगा उनको अच्छे से पता होगा। ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया था, जो लोग नहीं देखें कृपया जाके देखें, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, रिवीजन करें अच्छे से, ठीक है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इज किडनी इज एसोसिएटेड विथ ए कप शेप एंड ऑफ ए ट्यूब दैट कलेक्ट द फिल्टर यूनिट। देखो अब नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे गुच्छा में जो थे कैपिलरीज थे, ठीक है। और ये जो कैपिलरीज के इंड जो होते हैं ये जो है उस नेफ्रॉन के डक्ट से, मतलब कि फिल्टर यूनिट, उसके अंदर एक कप शेप का एक डक्ट होता है, यानी ट्यूब होता है, ट्यूब डक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये गुच्छा में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं और इनके इंड में देखो ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो जो फाइनली इन जो ये नेफ्रॉन के अंदर, ये तो पूरा नेफ्रॉन, ठीक, इस नेफ्रॉन के ये कैपिलरीज के अंदर फाइनली क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया और जो यूरिन है उनको लास्ट में इस डक्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स पैक कोलेज टुगेदर। एक किडनी के बाद अराउंड 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, अप्रॉक्स शायद देता है। आप एक बार गूगल कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट हो ज़्यादा जानने का, वैसे एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो एक किडनी के बाद बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होता है? बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज गुच्छा के फॉर्म में होते हैं। उस गुच्छा के फॉर्म में क्या लास्ट में क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट होता है। वो गुच्छा का क्या काम होता है आप इसी तरह समझो, एकदम एनसीईआरटी को समझो। गुच्छा का क्या काम है? जो यूरिन आया है, जो ब्लड आया है, उसको प्यूरिफाई करके फाइनली लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें यूरिन को भेज देते हैं, ठीक है, जो अनफिल्टर्ड यूरिन होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। सम सब्सटेंसेस आर इनिशियल फिल्ट्रेशन सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज इन यूरिन फ्लोज अलोंग द यूरेटर। देखो अब जैसे कि अब फिल्ट्रेशन हो गया तो उसमें कुछ जो आइटम्स होते हैं फिल्टर नहीं हो पाते हैं, मतलब कि बच जाते हैं, थोड़ा बहुत बच जाते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है? अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, ग्लूकोज होता है, ये सब चीज़ बच जाते हैं। तो देखो ये डायग्राम है, जब ये किडनी से जब ये यूरेथ्रा के थ्रू जब आते हैं, यूरेथर के थ्रू, ठीक है, ये यूरेटर में उनका रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है, यानी कि वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेना अच्छे से, ये समझने वाला चीज़ है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच excess water there is in body and how much dissolved waste there is in excreted। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो अब फाइनली यूरिन बन गया, ठीक। अब हम ये भी बताएं कि यूरिन जो फाइनली जो यूरिनरी ब्लैडर तक आता है उसके बीच में यूरेथ्रा पाइप के थ्रू आता है, तो उस पाइप में कुछ कुछ जो बचे चीज़ होते हैं उनको रीएब्जॉर्ब यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है? यानी हमारे बॉडी के अंदर पूरा तरह से वाटर है तो तब वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी हम लोग का बॉडी फुलफिल है तब वो रीअब्जॉर्बेशन नहीं होगा, डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा और यूरेथ्रा के थ्रू फाइनली बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर उसका ज़रूरत है तो वो रीअब्जॉर्ब हो ही जाएगा, ठीक है, यानी रीअब्जॉर्ब हो ही जाएगा, ठीक। और एक और केस क्या होता है, एक कि उसके अंदर मतलब कि जो रीअब्जॉर्ब करना है उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट ज़्यादा है तो वो तो बाहर आ जाएगा, अगर उसमें कम है तो वो अंदर आ जाएगा। यानी रीअब्जॉर्बेशन दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो हम लोग के बॉडी के अंदर कमी है कि नहीं है, कमी होगा तब ये रीअब्जॉर्ब होगा, और दूसरा चीज़ मान लो कमी भी है बॉडी में, अगर उस जो रीअब्जॉर्ब वाले मटेरियल हैं उनके अंदर नाइट्रोजिनियस वेस्ट ज़्यादा है तो वो तो बाहर आ ही जाएंगे, अगर नहीं भी है तो वो अंदर आ जाएंगे, ठीक। ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है रीअब्जॉर्बेशन ऑफ वेस्ट, जो सेलेक्टिवली वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, यूरिन, ठीक है। द यूरिन इज फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स इनटू ए लॉन्ग ट्यूब। जो यूरिन है जैसा कि हम पहले भी बताएं वो किडनी में ही बन जाते हैं और लॉन्ग ट्यूब जो कि यूरेटर के थ्रू आ जाते हैं नीचे और कलेक्ट हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। जैसा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूरिन जो है कहाँ स्टोर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में इंस्टॉल, मतलब कि
वो सेव होता है यानी स्टोर होता है। और ये ब्लैडर जो है जब तक प्रेशर यानी कि ज़्यादा कस के अराउजल नहीं होता है, अर्ज नहीं होता है, तब तक ये बाहर नहीं आता है। जैसे कि हम लोग को फील होता है, जैसे कि यूरिनरी जो ब्लैडर है उसका 1 लीटर का कैपेसिटी होता है, जब वो फिल होने लगता है तो हम लोग को लगता है कि हाँ अब हम लोग को बाहर एक्सक्रीट कर देना चाहिए, एक्सक्रीशन कर देना चाहिए, तो हम लोग उसे यूरेथ्रा के थ्रू फाइनली बाहर रिलीज कर देते हैं। तो यही ओवरऑल एक्सक्रीशन है, एकदम आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक बहुत मेरा गट्स तो कहता है भाई ये इस बार 2021 में जरूर आएगा आर्टिफिशियल किडनी पे क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लो। तो जो एनसीईआरटी में है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो किडनी आर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ सर्वाइवल। सम फैक्ट, जो किडनी है आप बहुत जानते हो, वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल, मतलब आप सबको जानते हैं किडनी के बिना हम लोग का लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब किडनी ही नहीं रहेगा तो हम लोग के बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? एक टाइम के बाद ब्लड बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक यानी कि जहरीला हो जाएगा, तो हम लोग का डेथ हो जाएगा, सही से सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी का नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग का डेथ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग के लिए ये बहुत एसेंशियल है। तो सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। बहुत सारे कारण, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, हम लोग कुछ उल्टा सीधा खा पी लिए, या फिर चोट लग गया, फिर इंजरी के कारण ये जो किडनी का जो एक्टिविटी है यानी कि काम करने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर पॉइजनस जो वेस्टेज हैं वो एक्यूमुलेट हो जाता है। यानी कि बॉडी के अंदर जो वेस्टेज थे, अब किडनी तो काम कर नहीं रहा है, तो धीरे धीरे वो जमते जाएंगे यानी ये स्टोर होते जाएंगे, जो कि हम लोग को डेथ की तरफ भी ले जा सकते हैं, जिसके कारण पॉइजनस चीज़ के कारण हम लोग का डेथ भी हो सकता है। तो जब इन केस ऑफ किडनी फेल्यूर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। ठीक है, जो किडनी अब मान लो आपका किडनी, आपका नहीं सॉरी गलत एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल हो गया, मान लो किसी का किडनी अगर फेल हो गया, ठीक, उस टाइम पे क्या किया जाता है, तो एक आर्टिफिशियल किडनी का सेटअप होता है। ठीक है, ठीक, उस आर्टिफिशियल सेटअप के थ्रू हम लोग बॉडी के नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ब्लड से, जो ब्लड के अंदर डिजॉल्व होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उसको हम लोग रिमूव करते हैं, और इस रिमूवल के प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, जब हम लोग का किडनी फेल हो जाता है तो हम लोग डायलिसिस, एक प्रोसेस होता है, डायलिसिस कराते हैं, जिसके थ्रू हम लोग के ब्लड के अंदर के नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है और प्योर ब्लड को फिर बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक, अब इस आर्टिफिशियल किडनी के बारे में लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ ए सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक विथ फिल्ड विथ डायलिसिस फ्लूइड। देखो ये आर्टिफिशियल सेटअप होता है, इसको हम अच्छे से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो समझो। ठीक, एक टैंक होता है, टैंक के अंदर डायलिसिस फ्लूइड भरा होता है। ठीक, ये डायलिसिस फ्लूइड भरा होता है। ठीक, इसके अंदर फाइन लाइनिंग के फिल्टर्ड ट्यूब होते हैं, मतलब कि इसके अंदर ट्यूब होते हैं। एक टैंक है, उसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ है, और उस फ्लूइड के अंदर सेमी परमिएबल वाले लाइनिंग वाले जो ट्यूब हैं वो रखे हुए हैं। ठीक, द फ्लूइड हैज ए सेम ऑटोमेटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक, अब ये जो ट्यूब है, जो डायलिसिस फ्लूइड है, इसका ऑटोमेटिक प्रेशर, जो आप ऑटोमेटिक प्रेशर के बारे में आप लोग घबराओ मत, आप 11-12 में पढ़ोगे, बस आप जानो वो ऑटोमेटिक प्रेशर एक प्रेशर होता है। ठीक है, जो ब्लड का जितना प्रेशर होता है उतना ही ये डायलिसिस फ्लूइड का होता है प्रेशर। ठीक, तो क्या होता है, जो पेशेंट जो है उसके वेन में हम लोग फाइनली ब्लड को डाल देते हैं, मतलब कि एक इंजेक्शन इंसर्ट कर देते हैं, और उस इंजेक्शन के पाइप को उस ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं, और जब ब्लड पास करता है, जैसे कि देखो ये इसके वेन में हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया एक सिरिंज, और उस ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। अब ये ट्यूब इस ब्लड, मतलब इस ट्यूब में अब ब्लड ट्रैवल करता है और इस बॉक्स टैंक के अंदर आता है। ठीक, अब ब्लड का और डायलिसिस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम। ठीक, और नाइट्रोजीनियस का डिफरेंट है। तो क्या होता है, इस ट्यूब के थ्रू ब्लड जो है ट्रैवल करके फाइनली ह्यूमन बींग्स तक चला जाता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उनका ऑटोमेटिक प्रेशर डिफरेंट है, तो वो इस फ्लूइड में तैरने लगते हैं। तो ओवरऑल इसी के थ्रू डायलेशन होता है। और जो तैरते तैरते जो होते हैं वो देखो, ये एक पाइप लगा होता है टैंक में, उसके थ्रू जो वेस्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। द वेस्ट प्रोडक्ट बोला बात शुरू हम ये देखो, जैसे कि हम लोग अच्छे से समझ लिए, डिफ्यूजन के थ्रू जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वो ट्यूब से बाहर आ जाते हैं और डायलिसिस फ्लूइड में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, the purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of kidney but different since no reabsorption involved. देखो, अब किडनी में मैंने बताया था रीअब्जॉर्प्शन होता था यूरिन फॉर्मेशन के बाद भी, लेकिन इसमें किडनी का तो काम टोटल हो जाता है लेकिन रीअब्जॉर्बेशन नहीं होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्बेशन होता है कि नहीं। एक नंबर में आ सकता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें यूरेथर तो होता नहीं है, यूरेथ्रा तो होता नहीं, यूरिनरी ब्लैडर तो होता नहीं है, बॉडी के बाहर हम लोग
प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। क्यों, किसके थ्रू करते हैं? थ्रू डायलिसिस, ठीक है। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन किडनी अबाउट 180 लीटर्स डेली। जो एक नॉर्मली ह्यूमन होता है, एडल्ट ह्यूमन, उसका जो फिल्टर होता है, किडनी जो फिल्टर करता है 180 लीटर, मतलब वेस्ट मटेरियल को फिल्टर, मतलब समझो 180 लीटर का फिल्ट्रेशन एक किडनी करता है हम लोग के एडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली खत्म होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये बच्चा पहले क्या सोच रहा है कि भैया ने इतना मेहनत करके स्लाइड बनाया, एनसीईआरटी को हर एक लाइन को पढ़ाया, तो एक लाइक तो बनता है यार, वीडियो रोको और एक लाइक ठोको। इसके बाद बस 2 मिनट और है, लेक्चर कंटिन्यू करो, उसके बाद खत्म हो जाए, 2 से 5 मिनट और, ठीक है। चलो इसी के साथ एक लाइक करो और एक शेयर करो अगर आपको अच्छा लगा तो। चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग ह्यूमन बींग्स में फाइनली खत्म कर लिया, प्लांट में देखेंगे। प्लांट में कुछ है ही नहीं, समझो। प्लांट का जो है वो बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करता है वो एक्सक्रीशन में। जैसे एनिमल्स के मुकाबले प्लांट्स जो है एकदम डिफरेंट उसके स्ट्रैटेजीज यूज करता है एक्सक्रीशन करने के लिए, ठीक है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के अंदर, जो जनरेटेड होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। देखो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ऑक्सीजन निकलता है बाहर, तो ऑक्सीजन उस प्लांट के लिए तो वेस्ट ही ना हुआ, हम लोग के लिए यूजफुल है, उस प्लांट के लिए तो वेस्ट, तो वो भी वेस्ट। और जब रेस्पिरेशन प्लांट करता है नाइट टाइम में तो उस टाइम CO2 भी रिलीज हो जाता है, तो वो भी वेस्ट होता है। तो ये दोनों जो है लीफ के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट से बाहर आते हैं। यानी एक्सक्रीशन गैस जो है, प्लांट जो है वो गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू करता है, मतलब गैसियस जो मतलब कि गैस के फॉर्म में जो एक्सक्रीशन सब्सटेंस होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर निकालता है। और जो एक्सेस वाटर उसके अंदर हो जाता है तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकालता है, यानी कि लीफ के थ्रू वो ट्रांसपिरेशन कर लेता है, यानी एवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि लीफ पे वाटर छोड़ देता है और फिर वो जो वाटर है एवापोरेट हो जाता है, इसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यानी हम लोगों ने गैसियस में देख लिया, डिफ्यूजन के थ्रू वो गैसियस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, और लिक्विड वाले यानी कि लिक्विड वाले को देख लिया ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकालता है, और लिक्विड वाले को और बहुत तरीके से निकालता है। सॉलिड वाले को देखो कैसे कैसे निकालता है, पढ़ो। Many waste products get collected in old leaves and are removed with the seeding of leaves। देखो अब बहुत प्लांट के अंदर समझो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, तो वो एक लीफ में भेजने लगता है, ठीक। और वो लीफ फाइनली सूख जाता है और वेस्ट मटेरियल उसके अंदर होता है, और सूखने के बाद वो प्लांट से डिटैच हो जाता है, यानी झड़ जाता है। शेड मतलब होता है झड़ना, इसके थ्रू, यानी कि लीफ के अंदर पहले तो वो वेस्ट मटेरियल भेज दिया, फिर वो सूख गया और उसको झड़ गया, यानी प्लांट से अलग हो गया। रेजिन्स एंड गम्स आर ऑल्सो कंटेन्स वेस्ट मटेरियल। देखो ये प्लांट है, इसके थ्रू हम लोग देखो ये गम, रबर जो हम लोग निकाल रहे हैं, मिल्क होता है, ये भी वेस्ट मटेरियल होता है। देखो ये ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ये रेजिन है, ये सारे थ्रू के मेथड से प्लांट जो है अपना प्लांट जो है अपना वेस्ट मटेरियल निकालता है, ठीक है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, और वो सॉइल के अंदर भी वेस्ट मटेरियल को कुछ रिलीज कर देता है, ठीक है। तो आई होप इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये लाइव प्रोसेस फाइनली हम लोग को कंप्लीट होता है। जिन लोगों को अब कंप्लीट चैप्टर का नोट्स चाहिए जो कि एनसीईआरटी का सेम कॉपी होता है, बस लैंग्वेज ईजी होता है, टोटल एक्टिविटी भी मैं कराता हूँ, टोटल एक्सपेरिमेंट भी कराता हूँ। तो जिन लोगों को चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर दें स्टडी विद विशु पे, मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करके लिंक प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्यूशन ऑफ लाइव प्रोसेस, यानी लाइव प्रोसेस का एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी हम लोग यहाँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन दूंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करो, इसको नीडी पीपल तक पहुंचा दो कि लोग जिसको जो महंगा महंगा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, वो मेरे लेक्चर से पढ़ सके, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को दबा दो, जिससे मैं नया जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय। तो मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन में, फिर हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स का नया चैप्टर लेंगे। तो चलिए बाय बाय, सी यू सून।